हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को जो है मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। देखो, इस वीडियो में जो है ना, कोई सिनेमैटिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो इसको बड़े ध्यान से सुनना। इस वीडियो का जो मेन फोकस है ना, वो ये है कि सब बच्चों को, हर स्टूडेंट को फिजिक्स टफ क्यों लगती है, फिजिक्स की प्रॉब्लम क्या है, ये टफ क्यों है, क्यों हर बच्चा इसमें स्ट्रगल करता है, क्यों किसी बच्चे के नंबर नहीं आते, क्यों इतना पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आते, इतने अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ लेते फिर भी क्यों नहीं कुछ हो रहा है। तो ये देखो, मैंने कुछ अपने एनालिसिस लिखे हैं इसमें। तो इसी में से, क्योंकि भैया अब इस बोर्ड पे तो मैं लिखने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आती, तो इसलिए मैंने पेपर पे लिख लिया है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ये मैंने अपने पॉइंट्स है। देखो, मेरी हैंडराइटिंग है, कभी आप सोचोगे मैं कहीं से उठा लाया, ऐसा नहीं है। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स क्यों है। फिजिक्स में बच्चों के स्ट्रगल होने का कोई एक रीजन नहीं होता, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फिजिक्स का खुद का नेचर कैसा है। देखो, फिजिक्स जो है एक क्युमुलेटिव सब्जेक्ट है। ठीक है, क्युमुलेटिव सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट का जो नॉलेज बेस है वो सक्सेसिव एडिशंस के साथ होता है। यानी कि फिजिक्स में जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है ना, वो एक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होकर के दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलती है। ठीक है, जैसे दीवार अगर हम बनाएंगे, एक दीवार बनाएंगे तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखेंगे, उसके बराबर में भी ईंट रखेंगे, उसके इस साइड में भी ईंट रखेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे हम एक दीवार बनाते हैं। तो जब ये जो पूरी दीवार बन गई ना, उसका तो नाम हमने रख दिया इट्स अ वॉल, बट उसका एक एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है एक ईंट, द ब्रिक। तो फिजिक्स जो है वो एक दीवार की तरह बनती है, और उसके जो कॉन्सेप्ट है वो ईंटों की तरह आपको अपने दिमाग में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेवलप करने पड़ते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब देखो, यूनिट्स पहला ही चैप्टर है, बच्चे इसको ना बहुत हल्के में ले जाते हैं यूनिट्स को, और पूरी फिजिक्स निकल जाती है। ऐसा कोई पेपर नहीं नीट का, जेई का, या फिर एनडीए का, या कोई भी कहीं भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी थ्रू आउट इंडिया, आउट ऑफ द इंडिया, वर्ल्ड में कहीं पर भी आप देख लो, कोई ना कोई पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़े। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी पहले चैप्टर से ही शुरू हो जाती है कि हम यूनिट कन्वर्जन को ही अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। फिर उसके बाद में आगे जब चलते हैं तो हमारे पास आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां पर हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब बनते हैं। अगला चैप्टर हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारा हर एक चैप्टर के साथ जो कनेक्शन है ना, वो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, हिंदी एक सब्जेक्ट है, हालांकि ये लैंग्वेज होते हैं, बट सिलेबस तो इनका भी डिफाइन होता है। ठीक है, आप कोई भी XYZ सब्जेक्ट ले लो, उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का कनेक्शन अगले चैप्टर में या तो होगा, नहीं होगा तो कुछ पोर्शन में होगा या कम होगा, इस तरीके से। अब जैसे कि आप अगर देखें केमिस्ट्री में, देखो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, तीनों हिस्से अलग अलग बटे हुए हैं। लेकिन फिजिक्स की दिक्कत यह है कि अगर आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर और फोर्स, मैकेनिक्स के ये पार्ट पढ़ लेते हो, और फिर अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने जाओगे, तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट वहां यूज होते हैं। वेक्टर का यूज होता है, पैरेललोग्राम लॉ का यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है, ठीक है, ऑसिलेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होता है, टाइम पीरियड का वहां हम लोग यूज करते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो फिजिक्स का नेचर है वो क्या है, कम्युलेटिव नेचर है। इसमें एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ बन के चलता है। तो सबसे पहली बात तो आपको फोकस करना है कि आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो बस ये आएगा। जो टीचर आपको ऐसा बोलता है वो आपको मिसगाइड कर रहा है। हालांकि मैं इस वीडियो में टीचर के ऊपर भी बात करूंगा, बहुत सच्चा वीडियो बना रहा हूं मैं। यूट्यूब पे सर्च करना, ऐसे वीडियो बहुत कम मिलेंगे, मेरी नजर में तो कोई बहुत एफिशिएंट से आएगी, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। सेकंड क्या होता है कि इसमें आती है कॉन्सेप्चुअल डिमांडिंग। देखिए, कॉन्सेप्चुअल डिमांडिंग का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने मेमोराइज कर लिया। मेमोराइज का मतलब है कि आपको याद है। याद का मतलब है, देखो याद में और समझ में फर्क क्या है, इस बात को समझो। याद करना होता है जैसे आपको कोई फोन नंबर याद है, ठीक है, तो उसमें आपको डिजिट्स मेमोराइज हैं। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 9994236784
432। ये एक नंबर है, आपको याद हो गया, चाहे वो बैंक अकाउंट का नंबर है, चाहे मोबाइल नंबर है, वो ये अगर इस तरीके से आप हो तो है मेमोराइजेशन। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये होती है, समझ ये होती है कि अगर एक नंबर लिखा है 9987, तो आपको ये याद रखना है कि 99 के बाद 8 क्यों आया, इस 8 का क्या लॉजिक है। जब आप उसके लॉजिक पर आप चले जाएंगे तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लिखूं तो न्यूटन सेकंड लॉ होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो, है तो ये स्टेटमेंट, लेकिन अगर आपको मोमेंटम का मीनिंग नहीं पता है, और मोमेंटम अगर आप ये समझते हो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो अगर आप उस बात को कनेक्ट करेंगे दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको थोड़ी बात क्लियर हुई। लेकिन अगर उसी बात को आपने ऐसे समझा कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो इस बात का मेजरमेंट होगा कि ज्यादा फोर्स अगर लगा रहे हैं तो उस बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो बहुत ज्यादा है, अल्टीमेटली उसका जो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो ज्यादा है। वो उस ज्यादा होने के भी दो कारण में से कोई एक हो सकता है, या तो मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है, या हो सकता है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और मास कम है। इससे, इन दोनों फैक्टर से आपका मोमेंटम चेंज होगा। तो देखो, मैंने ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र दिया है, तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। मेमोराइजेशन क्या है? मैंने आपसे पूछा न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, आपने बोल दिया सर F इज इक्वल टू ma, दैट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। अंडरस्टैंडिंग दैट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, मैं दोबारा से नहीं करूंगा, थैंक यू, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अंदर विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। देखो, अगर आप लोग, मैं आपको सही बताता हूं कि अगर स्मार्ट बोर्ड का बहुत ज्यादा सा एक्सेसिव यूज है तो वो बोर्ड स्मार्ट है, आप स्मार्ट नहीं हो रहे हो उससे, हमेशा ये याद रखना। इंसान के अंदर स्ट्रेंथ तब आती है जब हमारे आसपास की चीजें रफ हो, जब जिस चीज की अबंडेंस होगी, कमी होगी, वो चीज हमारा दिमाग डेवलप करता है, ये याद रखना। मान लीजिए कि आपके पास, यार देखो एक सिंपल सी बात है, आपके पास कोई लड़की आपसे बात नहीं कर रही है, ठीक है भाई साहब, आप उसके लिए ना स्मार्ट क्लास में नहीं जाओगे, आप उस लड़की से बात करने के नए नए तरीके ढूंढोगे, आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा। वो इतने बजे इस क्लास से जाती है, वहां जाएगी, इधर मिलेगी, वहां मिलेगी, ठीक है, उसकी ये फ्रेंड सर्कल है, उसकी फ्रेंड से बात करता हूं, उसकी फ्रेंड से मैं, ये जो बात है ना, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन एंड कनेक्शन। ये तरीका होता है कि हम किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, तरीका समझिए। नेक्स्ट है कि जो फिजिक्स है इसका मैथ्स के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। इसका इतना ही गहरा संबंध है जितना दो सगे भाइयों में या दो सगे बहन भाइयों वाला, ठीक है। देखो, फिजिक्स जो है वो डायरेक्ट अपने हर कॉन्सेप्ट में मैथ्स को अप्लाई करता है, क्योंकि जो भी, पहली बात तो यह मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि फिजिक्स, हमारे पास जितने भी फिजिकल फिनोमेना हो रहे होते हैं, जितने भी हम देख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये पेन मैंने पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, और मैं इस पेन से इस बुक के ऊपर, इसके ऊपर मैं ऐसे लिख पा रहा हूं, ऐसे मैं इसके ऊपर लिख पा रहा हूं। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि भैया इस पेन को किसने पकड़ा है, तो आप बोलोगे कि मेरे हाथ ने पकड़ा है। सर, इस पेन को तो आपके हाथ ने पकड़ रखा है, क्योंकि मैं ये सवाल अक्सर क्लास, लेकिन नहीं, विजुअलाइजेशन क्या बोलेगा, कनेक्शन ऑफ मैथ क्या बोलेगा कि सर इस पेन को आपके हाथ के सरफेस ने और पेन के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, उस फोर्स ने इसको पकड़ रखा है। अब सर फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सर फोर्स करेंगे म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू होती है mg, तो सर म्यू इंटू mg कर देंगे, जितना mg इस पेन का है और जितना इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि वो फोर्स कितनी है जिस फोर्स से ये पेन यहां पकड़ा रखा है। तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एप्लीकेशन, कि आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में डाटा था, उस डाटा को आपने फिजिकल फिनोमेना, एक पेन पकड़ने से आपने उसको जो है कनेक्ट करा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है फिजिक्स की, ये बात मान लो। और जब तक आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, जब तक आप इस तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो
तो आप चाहे कोई भी सपना देख लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, फिजिक्स में आप स्ट्रगल करेंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट होता है दैट स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ भैया, ये जो मैंने एक पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा है कि द स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड इन ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। बिल्कुल, मैंने जो है ये तो तीन ही पॉइंट मेरे दिमाग में आए, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि यार आपका जो मैथमेटिक्स का जो बेस है ना, वो 7वीं क्लास का होना चाहिए। 7th 8th 9th 10th का आपका फंडामेंटल मैथ बहुत अच्छे से आपका जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जब आप 11th 12th में आ जाएं तो वहां का आपका ट्रिग्नोमेट्री का, आपका जो अलजेब्रा का पोर्शन है, या फिर आपका जो कैलकुलस है, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है, इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है, यकीन मान लीजिए आप फिजिक्स में 100% स्ट्रगल करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ डिफरेंशिएशन के, आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ इंटीग्रेशन के, आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ कैलकुलस के, आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ अलजेब्रा के, आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ परसेंटेज के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स के, स्क्वायर के, क्यूब के, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यार मैं बच्चों से ना पूछता हूं, वो नीट के बच्चे होते हैं मेरे बैच में, जेई के बच्चे बैठे होते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं अरे यार ये नंबर बताओ, ये रेशनल है इरेशनल है, वो फंस जाते हैं उसमें। सर ये तो 8th में पढ़ा था, याद नहीं है। अरे भैया तूने बस पढ़ा था, नंबरों के लिए पढ़ा था, अगर समझा होता तो आज तक याद रहता तुझे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट फिजिक्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाता। वो देखता है यार ये पुली है, पुली मास का एक सिस्टम है, बस अब वो पुली है, उसके ऊपर मास है। सर वो उस पुली मास को सिर्फ एक क्वेश्चन समझता है। प्रॉब्लम यहां आती है जब तक बच्चा उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल के बाहर के वर्ल्ड से देखेगा, अपना नजरिया बदलेगा। नजरिया कैसे बदलना है? उसको ये देखना है यार ये पुली और ये जो है मास और ये बेल्ट मुझे कहां दिखती है। तो बहुत जगह दिखती है आपको, बस आप ध्यान नहीं देते। आपकी गाड़ी, आपके घर में गाड़ी होगी, गाड़ी का बोनट उठा लीजिए, उसके अंदर आपको वो बेल्ट और पुली दिखाई दे जाएंगी। आप वहां पर विजुअलाइज कीजिए कि ये पुली है, उसके ऊपर ऐसे बेल्ट आई। तो अब जब आप देखेंगे उस बेल्ट को, आप टच करके देखिए दोनों तरफ, आप देखेंगे कि दोनों तरफ सेम टेंशन है। तो अगर आप उसको ऐसे कनेक्ट कर गए कि दोनों तरफ सेम टेंशन है, तो यार आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा कि भाई अगर मेरे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसके ऊपर से ऐसे एक रस्सी गई हुई है और उसके यहां पर कुछ भी हमने लोड लगा रखा है मास की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो इस पूरी रस्सी के ऊपर एक ही टेंशन होगी। तो ये कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है कि सर यहां टेंशन T1 है तो हम निकाल लेंगे, नहीं। और टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, कि उस रस्सी में इस लोड की वजह से कितना खिंचाव पैदा हो रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। टेंशन इज नॉट द वर्ड। आप जब बहुत तेजी से भागने की कोशिश करेंगे ना, तो यकीन मानिए आप कहीं भी नहीं भाग पाएंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी आपके साथ। ठीक है, फिर जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपनी गाड़ी का वो देख लीजिए, कहीं भी देख लो यार, आप खेतों में चले जाओ, आपको ट्यूबवेल रखे मिलेंगे, वहां पर एक इंजन रखा होता है, एक पंप रखा होता है, वो एक बेल्ट के साथ होते हैं, जिसको कि हमारे हरियाणा में तो उसको गांव में पट्टा बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलेंगे आप समझ लेना। तो वो जो पट्टा होता है और वो जो पुली, उसको पुली ही बोलते हैं, गांव देहात में भी उसको पुली ही बोलते हैं। तो वो जो पुली है और उसके ऊपर जो वो पट्टा है, दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ पुली मास सिस्टम। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, कहां आप लोग। अब आप कहोगे सर प्रेशर को कैसे फील कर? अरे यार प्रेशर को फील क्या करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को हील पहना और उसका एक बार पैर रखवा के देख लो, प्रेशर फील हो जाएगा। वो उसका वेट फील नहीं होगा। वेट तो बेटा तुम लोग पेपर डांस कर लेते हो जूते पहना करके, कभी हील पहना करके उसको पेपर डांस करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा वेट में और प्रेशर का अंतर। तो प्रेशर होता है कि जब हमारा जो वेट है वो एरिया के साथ अगर रिलेशन में आ गया, कि कितना एरिया के ऊपर वो फोर्स लग रही है, क्योंकि वेट को मैं यहां फोर्स बोल रहा हूं अब, तो वो फोर्स कितने एरिया पे लग रही है, अगर एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, भले ही वेट सेम रहा या वो फोर्स सेम रही, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसी बात को दूसरा आप डे टू डे, अरे यार चाकू रहा ना, आपके घर में एक चाकू जरूर ऐसा होगा जो कि ज्यादा धार का होगा, एक जरूर ऐसा होगा जो कम धार का। तो ये जो उसकी शार्पनेस है, ये किस बात को रिलेट करती है? शार्पनेस होने से क्या होता है, ब्लेड जो होता है ना, उसका सरफेस एरिया आप कम कर देते हो। अब यार
जब प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, आपने किसी भी चीज का अगर एरिया कम कर दिया तो उसका प्रेशर बढ़ा के नहीं बढ़ा, तो भाई ये होता है प्रेशर। आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, कोई टीचर बना के नहीं देगा, लिख लो ये बात, कोई टीचर नहीं बना के देगा, कोई भी नहीं बनाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई नहीं बनाएगा, आपकी जिम्मेदारी है। देन इसके बाद होता है कि जो अब मैं बात करता हूं कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में कहां दिक्कत आती है। न्यूमेरिकल्स में बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो फ्रेज में होते हैं। फ्रेजिंग, फ्रेज समझते हो? फ्रेज का मतलब होता है जैसे कि एक लोकोक्ति, मुहावरे, कहावत, इसकी फॉर्म में हमारे क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन होती है। हमें फ्रेजिंग आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, ठीक है? ऐसे ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है, क्योंकि यार फिजिक्स से पढ़ाने का काम है बच्चों अपना। तो मैं अब आपको एक उदाहरण दूं कि भाई मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडीशन दे दी क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ घट नहीं रही और वो सीधा सीधा एक ही दिशा में जा रहा है। आप यही बात समझोगे, इसके अलावा आपका दिमाग नहीं जाएगा। लेकिन आपको दिमाग को आगे लेके जाना पड़ेगा। कहां लेके जाओगे? अरे भाई वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन से भी तो कनेक्ट होती है। अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं वेलोसिटी को, मैं कांस्टेंट कह रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन जीरो है। अगर मुझे क्वेश्चन में आपको यह कहना है कि एक्सेलरेशन जीरो है और मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं, तो मैं ये कहने के बजाय कि एक्सेलरेशन जीरो है, मैं ये ना कह दूंगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इसी क्वेश्चन को और भी मुश्किल बना दूंगा मैं। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अभी मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ का एग्जांपल दिया जिसको आप F इक्वल टू ma कहते हो। अरे भाई अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो क्वेश्चन में वो ये भी तो कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर ये डायनामिक का क्वेश्चन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे आपका दिमाग जाना चाहिए कि यार फोर्स जीरो है। अगर ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन जीरो है। कहने का मतलब कि आपके क्वेश्चन को आपको रिलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये जो फ्रेज में इंफॉर्मेशन है ना, इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। आप आईआईटी में जाके बीटेक सीएस करने के बाद कोडिंग से पहले आप भाई साहब फिजिक्स के क्वेश्चंस की कोडिंग सीख लो। ये अगर आप सीख गए तो जीवन में बहुत कुछ सीख गए। आईआईटी बिना गए, नीट बिना क्लियर किए आप जीवन में बहुत लोगों से आगे जाओगे। और इवन मैं ये भी क्लेम कर सकता हूं कि आप चाहे बहुत सारे आईआईटीएन से आगे जाओगे, पक्की बात है जाओगे, रोक ही नहीं सकता। क्योंकि यार मैंने एक वीडियो अभी बनाया था ना कि ग्लोबल मार्केट में आईआईटीएन की कोई खास सी वैल्यू बची नहीं है, क्योंकि वो लोग तो फोकस करते हैं स्किल बेस के ऊपर। तो ये देखो इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, आपके सामने इंफॉर्मेशन ऐसे आएगी, इस बात के दो मतलब निकल सकते, और इसके कई और भी बहुत सारे अनेक मतलब निकाल सकता हूं मैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है तो देखो बेटा v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट घूम रही है, अगर रोटेशन से अगर मैं यहां रिलेट करूं, कोई पार्टिकल की मैंने लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट दे दी, तो यार इसका मतलब रेडियस तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई? अब आप एंगुलर वेलोसिटी को कनेक्ट करते चले जाओ हर एक रोटेशनल उससे, क्या k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे भैया अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी तो कांस्टेंट हो गई क्या नहीं हो गई? तो एक मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बात दी थी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन उसका मतलब कहां तक जा रहा है कि मैंने ये कह दिया कि रोटेशनल काइनेटिक भी मैंने कांस्टेंट बना दी। क्यों? क्योंकि किसी एक्सिस पे अगर वो घूम रहा है तो उस समय पे आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब तक आप उसकी ज्योमेट्री को चेंज नहीं करोगे या उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है ही सेम। और मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूं कि मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देखो कुछ वैल्यूज तो बिल्कुल जीरो हो गई, कुछ वैल्यू उसी कॉन्सेप्ट से कांस्टेंट भी हो गई।
सो दैट इज द मीनिंग। ये फ्रेजिंग आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इस बात को भी कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। और खासकर जितने मैं ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ टीचर्स देखता हूं, ये तो भैया आपका बेड़ा गर्क करेंगे। मैं आपको देखो, मेरा काम है सच बोलना। हाथ जोड़ के सभी भाइयों से मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि यार मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यार सच मेरी एक आदत है कि कड़वा सच बोलने की, ठीक है। करेले के जैसा सच, नीम के जैसा कड़वा, ठीक है ना। करेले के जैसा कड़वा, माफ कीजिए। तो मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह पर। जिसका जैसा दिमाग चलता है, जिसकी जैसी इच्छा है, वो अपनी परिस्थितियों में, अपने हालात में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। बट मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं जो बातें बता रहा हूं, शायद मैं अपने माइंडसेट से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कितना ठीक हूं गलत हूं, ये आप लोग फैसला करेंगे, ठीक है। अगर ये फैसला भी मैं करूंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन, जो मैंने एड ऑन किया, रिक्वायर रेगुलर रिवीजन, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस एंड सॉल्विंग टेक्निक। हाँ बिल्कुल, देखो एक और फिजिक्स की दिक्कत होती है जब आपको पता है कि फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो एक दीवार की ईंटों की तरह है कि आपको स्टेप टू स्टेप उसको चलना पड़ेगा। अगर आप एक स्टेप भी मिस कर गए तो आप उसमें स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। ये बात तो सच बिल्कुल मानने लायक है। बोलो कि हाँ सच है कि नहीं है। तो बाल को मेरी बात बिल्कुल सत्य है। अब अगर मैंने जब ये कह दिया कि यार मेरी बात एकदम सच है, तो यार फिर अब ये हमारा यंत्र है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई विद्यार्थी प्रैक्टिस नहीं करता है ना, तो मैं माँ बाप को ये कहना चाहूंगा, ये यंत्र अपने घर में रख लो। देखो ये यंत्र जो है ना, ये बहुत काम की चीज है। अगर किसी बच्चे को आशिकी का भूत चढ़ा हो तो उसका भूत उतार देता है। किसी को यारी दोस्ती बहुत प्यारी लग रही हो उसको भी उतार देता है। और किसी को फोन बहुत प्यारा लग रहा हो उसका, ये मतलब वो कहते हैं ना कि ब्रह्मोस मिसाइल है ये हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तानी बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। इसका नाम ब्रह्मोस है, मैं तो इसको यंत्र बोलता हूं, ये मेरा यंत्र है, ठीक है। तो यार ये जो यंत्र है ना, ये उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे डिसिप्लिन से नहीं रहते हैं। रेगुलर का मतलब होता है भाई साहब रोज 90 मिनट, रोज 90 मिनट की फुल प्रूफ कंसंट्रेशन के साथ, साल के 365 गुणा में 2, 11वीं और 12वीं के 2 साल, रोज 90 मिनट फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर आपको ये ड्रामे और ढफोसले करने की जरूरत नहीं है। अपने मां बाप का पैसा बचा लो, सीधी बात, नो बकवास। मैं आपको क्लियरिटी के साथ बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद क्या होगा कि ठीक है, तो हाँ, अब जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, और जो कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको एक जगह लिखना चाहिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम में इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये एक कॉन्सेप्ट चार्ट बना लो। हर चैप्टर में आप पाओगे कि कम से भी कम 100 से 150 कॉन्सेप्ट ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा सी वेरिएशन नहीं बचती है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, फिजिक्स की हर यूनिट में 100-125 कॉन्सेप्ट बनते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के बाद बात रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। और 100-125 कॉन्सेप्ट अगर आप एक पेज पे 10 लिखते हैं तो 10 पेज लगेंगे, ठीक है। वो 10 पेज, अब देखो आप मान लीजिए कि यार आप एक यूनिट को, मैं कह रहा हूं कि 10 दिन में खत्म करते हो, ठीक है। 10 पेज मैंने दिए यार, रोज का एक 10 पेज ही तो आपके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। कौन सा बड़ा वो आपने महान वो ऐसा काम कर दिया। सिंपल सा गणित है ना। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं टोटल? 27-28 होंगे ना, ठीक है। लेट्स सपोज, देखो हर बोर्ड में हर जगह थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है हिंदुस्तान में, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं कि 28 चैप्टर हो गए भैया, ठीक है। 28 हो गए, चलो मैंने 30 भी मान लिए, और मैंने क्या एवरेज लिया, 10 दिन में एक यूनिट आप कर रहे हो, जबकि हर यूनिट 10 दिन में नहीं होती है। कुछ यूनिट तो ऐसे 2 दिन में ही हो जाती है, ठीक है। मैं फिर भी 10 दिन ले रहा हूं, तो टोटल आपको कितना टाइम लगा? 300 दिन का लगा। टोटल आपको 300 दिन का लगा। भाई साहब एक साल में आप 11th-12th करते हो, ठीक है। पूरी फिजिक्स एक साल में हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी नालायकी, बच्चों की नालायकी,
ठीक है, हालांकि मैं बच्चों के अगेंस्ट बोलता नहीं हूं, मैं बच्चों में कभी कमी नहीं निकालता हूं, लेकिन ये फैक्ट पर कहीं ना कहीं सच्चाई है, बच्चे भी लापरवाही करते हैं, और जब तक बच्चे लापरवाही करेंगे तो भाई कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, ये मान लो। कोई टीचर, कितने बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ लो, मैं ये कहना चाहता हूं, आप किसी भी, आपको जो बेस्ट लगता है ना, जिसकी मार्केटिंग से आप इन्फ्लुएंस हुए हो, या जिसके बैनर देख के आप इन्फ्लुएंस हुए, या जिसकी शॉर्ट्स देख के आप इन्फ्लुएंस हो, चले जाओ उसके पास, नहीं सीख पाओगे, गारंटेड। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, लास्ट एक पॉइंट मैंने और एड ऑन किया है, ये मैंने कम पॉइंट है, इसका मैं एक दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगा इस वीडियो का। लास्ट एक मैंने एक पॉइंट ऐड ऑन किया था, वो है टीचिंग मेथड। देखो, टीचिंग मेथड का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे यहां पर। इसको, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ब्रीफ ही रखूंगा, बहुत ज्यादा समय इसको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, कि टीचिंग एफर्ट्स, टीचिंग मेथड कैसे सत्यानाश मार रहे हैं या कैसे स्ट्रेंथ कर रहे हैं, दोनों बातों पर मैं पॉइंट्स पर बात करूंगा। देखो, टीचिंग मेथड किस तरीके से होते हैं, आप देखो, किसी भी टीचर की पहली रिक्वायरमेंट या पहली अप्रोच, आप यूट्यूब पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या होगा, अपने 4 में यहां पर रखे होंगे 4 वो सक्सेसफुल बच्चे जो कि नीट या जेई या कुछ भी क्लियर करेंगे, वो आपको दिखाएंगे, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओगे। अब उसके बाद वो टीचर कभी भी अपनी क्लास का, अपना मॉड्यूल का, अपना पढ़ाने का तरीका कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा, कभी वो बात ही नहीं करेंगे। वो ही कह देंगे मैं ये करा दूंगा, मैंने इनको पढ़ाया था, ये हो गए। अरे भाई, मुझे क्या पता इसने तैयारी कब शुरू करी थी, मैं अब पता लग रहा है ये तो 7वीं क्लास से ही पढ़ रहा है, इसके माँ बाप ने तो इसको ऊपर बहुत दबाव दे दिया था, ये इसने तो जब जाके क्लियर हुआ है इसका, ये तब इसकी AIR रैंक 1 आई है, क्योंकि ये तो 6th क्लास से तैयारी कर रहा था। तो आज आप इसका क्रेडिट 2 साल पढ़ा करके कैसे ले लोगे यार, क्योंकि इसका तो बेस पहले से ही बना हुआ था। और मैं वो बच्चा हूं जो जिसकी 7th 8th 9th क्लास मेरी तो कोविड टाइम पे ऑनलाइन बीती थी, और मैंने तो खूब रील देखी थी, मैडम जी को तो मैं यस भी नहीं बोलता था। तो मैं इनके साथ कैसे कंपैरिजन कर लूंगा, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस हो गया इनसे यार, अब दिक्कत आ गई। ठीक है, तो एक तो ये है, फिर दूसरा क्या है कि जिस भी टीचर से आप बात करोगे टीचिंग में, जो टीचर जेई एडवांस पढ़ा रहा होगा फिजिक्स में, वो उससे उससे नीचे के लेवल के तो वो टीचर को टीचर ही नहीं समझेगा, उनकी तो इतनी बुरा, अरे छोड़ना उसको तो कुछ नहीं आता। ये भी हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी में एक बहुत बड़ी रूट कॉज है। जो एडवांस का टीचर है ना, वो फिर दूसरे टीचर को टीचर ही नहीं समझता। इससे पता क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यार आपको कोई बीमारी है, हर बीमारी का इलाज हमेशा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं करता है, मेडिसिन का डॉक्टर भी होता है। देन उसके बाद हमारे पास, यार देखो, हार्ट का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट तो एक एमडी भी कर देता है। ठीक है, अगर उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो उसके पास एक कार्डियोलॉजिस्ट के जाना पड़ेगा। तो डज दैट मीन कि वो जो एमडी जो उसका इलाज कर रहा है उसके स्किल सेट कम हो गए? लेकिन हमारे यहाँ कुछ टीचर्स की वो है जो इसके ऊपर होता है, और बच्चे इससे मिसगाइड हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर कुछ टीचर होते हैं जो कि अपने शहर का ब्रांड बहुत बड़ा बना देते हैं, वो मतलब पूरे सिटी का ही ठेका उठा लेते हैं, मतलब पूरा शहर जैसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है। अल्टीमेटली बच्चों का नुकसान, क्योंकि ये टेक्निक है मार्केटिंग करने की, इन्फ्लुएंस करने की। देखो, वो लोग करेंगे बिकॉज दे नीड मनी, दे नीड टू मेक देयर बोथ हैंड मीट्स। वो अपने जो है सुबह शाम की दाल रोटी चलाने के लिए भैया कुछ तो करेंगे ना, प्राइवेट सेक्टर है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो टीचर गलत कर रहे हैं यार, वो अपनी जरूरत के हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर रहा हूं मैं, मेरा जो मेन फोकस है। अच्छा, मैं आपको एक डार्क रियलिटी बता देता हूं। कोचिंग के अंदर, मैं भी कोचिंग से जुड़ा हूं, बहुत मतलब तरीका है कोचिंग के अंदर। ये एक फैक्ट होता है यार, सिलेबस कराओ, ये काम करा दो, इसको खत्म करो जाकर के, बात नहीं आनी चाहिए। क्योंकि सबको पता होता है जिस बच्चे ने नीट निकालना है या जेई निकालना है, वो अपनी तैयारी आप थोड़ा पढ़ाओगे ना, वो तब भी पढ़ लेगा, और जिसको नहीं पढ़ना ना, उसको चाहे आप इतना सा पढ़ा दो, वो जब भी नहीं पढ़ेगा। तो एक तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बात है कि उस एवरेज बच्चे को समझनी पड़ेगी कि मेरे लिए हर बार सुपर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरा काम, क्योंकि मेरा इतना लेवल है तो मुझे इससे अपग्रेडेड लेवल चाहिए, बस वो मेरा काम कर देगा। फिर उसके बाद क्या होता है यार कि
आप किसी भी टीचर को देखोगे, वो टीचर जो है ना एक जेई एडवांस का क्वेश्चन उठाएगा या नीट का बहुत बड़ा सा सवाल उठाएगा, आप रील्स में वीडियो में देखोगे, वो देखेंगे ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 4 लाइनें लिखी एंड उसके बाद दिस इज द आंसर एंड नाउ, उसके बाद आंखों में से तीर निकलेंगे और फिर गॉड ऑफ फिजिक्स और ये वो सब। भैया ये सब वाहियात की बातें हैं बच्चों, तुम्हारा नुकसान है, मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी गॉड ऑफ फिजिक्स नहीं हो सकता। अरे यार, जो काम न्यूटन ने किया वो आइंस्टाइन नहीं कर पाया, जो आइंस्टाइन ने कर दिया वो फैराडे नहीं कर पाया, जो फैराडे ने कर दिया वो आइंस्टाइन नहीं कर पाया। तो यार एक इंसान इन सबका बाप कैसे हो सकता है यार? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो नोबडी कैन बी द गॉड ऑफ फिजिक्स, ये अपने दिमाग में बैठा लो। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नोबडी कैन। ठीक है, तो टीचिंग में इस तरीके से जो है ना एक प्रॉब्लमेटिक मिसगाइडेंस चल रही है, सिस्टमेटिक मिसगाइडेंस में इसको बोल सकता हूं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं इसको लॉ की भाषा में। क्रिमिनोलॉजी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सो इट्स एन अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। क्योंकि मैं लॉ से भी जुड़ा हुआ हूं, मैंने अपनी जिंदगी में अभी मैं एट प्रेजेंट देखो यार, मैंने बीटेक बहुत साल पहले करी थी, 20 साल बीत गए उसको। 12-14 साल का तो मेरा फिजिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा भी मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो मैकेनिक्स का मैं प्रोफेसर रहा हूं अपने टाइम में। ठीक है, थर्मल का मैं प्रोफेसर रहा हूं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीटेक लेवल पे मैंने पढ़ाया है गुड़गांव के एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़े कॉलेज में। ठीक है, तो यार मैं वहां से ये बातें समझता हूं कि यार जो तुम्हारा यहां होता है वहां इंजीनियरिंग में इस तरीके का कुछ नहीं है, तो आप अपने बात को याद रखो। ठीक है, जबकि टीचर का एक कर्तव्य क्या है? टीचर का कर्तव्य है कि मैं कितनी शालीनता के साथ कॉन्सेप्ट बताऊं कि बच्चे के दिमाग में चला जाए, रादर देन कि मैं अपना वर्चस्व दिखाऊं। तो ये एक टीचिंग की जो है ना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन हमारी ठप है। ठीक है, स्कूल के टीचर जो गवर्नमेंट जॉब में चले गए वो पढ़ाएंगे नहीं। प्राइवेट में टीचर इस वजह से नहीं पढ़ा पाता क्योंकि बेचारा को पूरी सैलरी नहीं मिलती। कुछ एक स्कूलों में हार्डली, अगर मान लीजिए आप 100 स्कूल उठाएंगे तो उसमें से 20% स्कूल आप निकाल दिए, जहां अच्छी खासी सैलरी है। 80% स्कूलों में एक साइंस के टीचर की उतनी सैलरी नहीं है, तो वो बेचारा तो वैसे डिमोरलाइज्ड है। ठीक है, अब रह गया कोचिंग वालों का यार एक अलग सीन है। मेरा मतलब ये है कि यार इन सब से बच्चों तुम्हारा नुकसान हो रहा है। मैं बात आपकी कर रहा हूं, मैं सिस्टम में कमियां नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं सिस्टम को ना तो ठीक कर सकता, ना मेरे पास कोई अथॉरिटी, और ना ही मैं अपने आप को इतना काबिल समझता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे अंदर सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंस है, बट इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वो जो चीज मेरे से बाहर की बात है ना, मैं उसको ऑन रिकॉर्ड बोलने की हिम्मत रखता हूं। तो टीचिंग मेथड में यहां पर है, जबकि एक टीचर को अगर अपने रील्स और अगर अपना एक वीडियो दिखाना है तो ये ऐसे एग्जाम्पल दिखाने होंगे कि यार देखो बच्चों, ये क्वांटिटी इस तरीके से चलती है, अगर आपको ये क्वांटिटी समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया, तो यकीन मान लो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो होता ही एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है। न्यूमेरिकल क्या होता है? मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल कॉन्सेप्ट्स टॉट इन फिजिक्स इन द गिवन चैप्टर अंडर द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, ये होता है न्यूमेरिकल। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जैसा भी लगा हो तो आप जरूर से जो है कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको मैं प्रॉब्लम फिजिक्स में बच्चे क्यों स्ट्रगल करते हैं, इसके ऊपर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं हर एक के ऊपर वीडियो यहाँ पर आपके सामने रखूंगा, और मेरा एक ही मकसद है कि रूट कॉज को एक्सपोज करना, कि रियल में रूट कॉज क्या है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उसको रेक्टिफाई करना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ समस्या निकाल के छोड़ दूंगा, मैं उनका समाधान भी शेयर करूंगा। करना आपको ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगर ये जिस भी पेरेंट्स को है, जिसके भी रेलेवेंट ये वीडियो जाए, सभी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव है, बड़ी मेहनत लगी है। ये इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं डाल रहा कि मुझे फेमस होना है, वो तो मेरा बाय प्रोडक्ट होगा, क्या पता होगा या नहीं होगा, लेकिन यार मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे किसी बच्चे का तो भला हो जाएगा। कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो फांसी पे लटकने से बच जाएगा, कोई बेचारा सुसाइड करने से बच जाएगा, कोई जीवन में कुछ दूसरा भी सोच लेगा। मेरा मकसद ये है। गोट माई पॉइंट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी।